भाई नमस्कार। रामबाण एकेडमी में सभी भाइयों का स्वागत है। भाई हम कल पढ़ रहे थे हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो 52 बताया। 52 में वोविल्स और कॉन्सोनेंट ये देखे हमने। तो मैंने बताया 10 भी होते हैं, कहीं 11 भी है, कहीं 13 भी है इनकी संख्या। इनके बारे में कंप्लीट चर्चा हम कर चुके हैं पहली। अब व्यंजन के बारे में डिटेल से देखेंगे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, या आपके उष्म व्यंजन कितने हैं। तो अब नेक्स्ट इसकी चर्चा करेंगे हम व्यंजन की, और ये आपका कंप्लीट श्योर हो चुके। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या 25 है, लेकिन कहीं कहीं 27 लिखा होता है। तो +2 कौन से है वो भी देखेंगे। तो देखो कचट तप कै चे टे ते पे। मैं स्पर्श व्यंजन बता रहा हूं, कंप्लीट स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से है। तो ये याद करना है हमें कचट तप के नाम से, कै चे टे ते पे, कचट तप। कै कै गे गे अंगा, कै छे जे जे टिए, टे टे डे क्याल, अड़े अणे, ते थे दे धे ने, पे पे बे भे और मैं। ऊपर से मैं इनको मिटा रहा हूं भाई। यहां पे गिनती लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। तो पूछते हैं एग्जाम में कि कै कै मुंह के कौन से पॉइंट से बोलता है, कंठ से, ताल से या ओष्ठ से। तो इसकी एक ट्रिक है केटीएम, केटीएम जो बाइक है केटीएम डी ओ, यानी कंठ, तालवे एम से, मूर्धन्य डी से, दंत ओ से, ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ, संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं। इनके नीचे हलंत लगेगा भाई सभी के। अभी आपके शुद्ध व्यंजन हुए। ये हुए आपके स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, जिनकी संख्या 25 है। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा कि ठे किस वर्ग में आता है, टे वर्ग में, या दे का बोलने का स्थान कौन सा है, कंठ, तालवे, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो कौन सा है, दंतो। तो ये 25 तो हुए आपके स्पर्श व्यंजन। जो +2 आता है कहीं लिखा हुआ, तो ये डे और ढे जिनके नीचे बिंदु लगी है उनको कहीं कहीं काउंट कर लिया जाता है। अच्छा सर, अब आपके 4 है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं।
य, रे, ले और वे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो पेट से अंदर से बोलते हैं, जैसे ये, रे, ले और वे, ये अंदर से बोलते हैं। इसमें ये और वे, इन दोनों को अर्ध स्वर बोला गया है। हिंदी में इन दोनों को अर्ध स्वर बोला गया है, क्योंकि वोवेल्स के स्थान पर इनका यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला ओआ, लेकिन इनका स्थान किया जा सकता, इनका यूज किया जा सकता है इनके स्थान पे पोवा। ये दोनों सही है। जैसे मैंने बोला गए, इसके स्थान पे ये यूज किया जा सकता है, तो इन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है। चार होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, या इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। क्यों? ये देख लो कौन कौन से है। ये आपका से, शे, और आपका है। ऊष्म, क्योंकि जब बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है एक तरह से, या संघर्ष होता है। जैसे हम बोलेंगे शे, शे है, तो एक संघर्ष होता है, ऊष्मा निकलती है। तो इन्हें बोला गया, इन चार को, ऊष्म संघर्षी से, शे है। ये जो है इसको काकल्य व्यंजन भी बोला जाता है। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन है को, क्योंकि इसे बोलने में थोड़ा और ज्यादा जोर पड़ता है, और ये मसूड़ों को भी टच करता है काकल्य व्यंजन। अब देखो जी, ये 1 2 3 4 5, जो पांचवी लाइन है उसे पंचमाक्षर या पंचम लाइन बोला जाता है। ये जो पांचवी लाइन है इसे पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या नासिक या अनुनासिक लाइन भी बोला जाता है इसको। इनकी संख्या टोटल 6 है, 1 2 3 4 5। अब छठा कौन सा है? छठा है अनुस्वर। छठा है, यहां लिख रहा हूं, अनुस्वर। तो इनकी संख्या टोटल 6 है। आप अनुस्वर का यूज भी कर सकते हो या पंचमाक्षर का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि पंचमाक्षर को अनुनासिक किसने कहा? तो अनुनासिक पंचमाक्षर को कहा श्याम सुंदर दास ने। अनुनासिक पंचमाक्षर को श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है सर। अब इसका अंक की बिंदी यानी अनुस्वर का यूज जो मैं बोल रहा हूं वो कैसे कर सकते हैं, देखो। जैसे जैसे मैंने लिखा संबंध, संबंध या संबंध, तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अनुस्वर की जगह, ये अनुस्वर है, इसकी जगह आदम है और आदन है। ये कैसे आया? तो ये देखो, बै की लाइन में, बै कहाँ है? बै की लाइन में पंचमाक्षर कौन सा है? मैं। तो उससे पहले आप आधा मैं का यूज कर सकते हो या अनुस्वर का यूज कर सकते हो। दूसरा ढह की लाइन का पंचमाक्षर, या तो आप इस बिंदी का यूज कर लो अनुस्वर का, या आप पंचमाक्षर का यूज कर लो। तो ढह की लाइन का पांचवा अक्षर, ढह की लाइन का पांचवा अक्षर देखो, अब थे, ध, ध,
ध की लाइन का पांचवा अक्षर का आधे का यूज कर सकते हैं, ये हो रहा। तो दोनों ये सही है। तो पंचमा अक्षर का यूज कर लो या अनुस्वर का यूज कर लो, जैसे वंदना, वंदना। तो द की लाइन में पंचमा अक्षर का यूज कर लो या अनुस्वर का। तो पंचमा अक्षर क्या न है, तो देख लो द ध न, पंचमा अक्षर आधा न, तो दोनों सही। ठीक है सर, आगे देखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए इसे लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इन्हें थोड़ा मिटा दूं। ये जाएगा, थोड़ा देख लूँ मैं एक बार इसको, कोई बात नहीं, यहाँ से दोबारा से देख लो। ठीक है, चला गया। यहाँ देख लो दोबारा। ठीक, अब एक और दो लाइन, एक और दो, भाई थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। एक और दो लाइन, ये आपके एघोष, तीन चार और पांच लाइन, ये आपके सघोष, सघोष या घोष, घोष भी बोल सकते हैं, घोष। पहले इसको देखो, ये कितने वर्ण है, एक दो तीन चार पांच और पांच ये, तो अघोष में टोटल वर्ण कितने हुए, 10 प्लस तीनों से और से, टोटल कितने हुए, 13 वर्ण। तो जो ए लिख रहा, आप इसको ऐसे पलट दो, तो अघोष में कभी भी पूछे कितने वर्ण होते हैं, टोटल है 13 वर्ण। अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है, इसका आपकी सांस का, केवल श्वास का प्रयोग होता है अघोष वर्ण बोलते वक्त। और सघोष वर्ण बोलते वक्त कंपन और श्वास का प्रयोग होता है। घोष का मतलब भी कंपन होता है, कंपन और श्वास का प्रयोग होता है। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अघोष वर्णों की संख्या है 13, ये हो गए आपके 10, 10 तो ये हो गए, 5 और 5 10, से। तो इसको जब हम पलटेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 को जब इधर पलटेंगे तो 31 आ जाएगा। तो सघोष वर्णों की संख्या है 31। कौन कौन से, 5 5 10 5 15, 15 तो ये हो गए, प्लस 4 अंतस्थ, य र ल व, प्लस 11 स्वर, प्लस है। अगर हम कहीं भी 11 स्वर की बात करते हैं तो उसमें रीकाउंट होता है, और अगर 10 स्वर की बात करते हैं तो उसमें रीकाउंट नहीं होता, जैसा कि कल की क्लास में बताया था। तो ये टोटल हो गए 31। अगर कहीं कंपन की बात आए कि कहीं भी कंपन का यूज होता है तो वह है सघोष, और श्वास का यूज होता है सांस का, वो है अघोष। और पंचमा अक्षर, जो आपका पंचमा अक्षर है, ये नाक और मुंह से बोला जाता है। ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि पंचमा अक्षर नाक और मुंह, नाक और मुंह की हेल्प से बोला जाता है। जैसे आप बोल के देखो न, तो यहाँ पे नाक का यूज हुआ और मुंह का भी। लेकिन आप बोलो ध,
यहाँ नाक का यूज नहीं हुआ। यहाँ बोला हमने जैसे मैं, तो नाक और मुंह दोनों का यूज हुआ, लेकिन भय, भय में नाक का यूज नहीं हुआ। तो पंचमा अक्षर नाक और मुंह की हेल्प से बोलता है। टैघोष या घोष, ये कंपन, इनके वर्णों में कंपन का यूज होता है। अघोष, इसमें कंपन का यूज नहीं होता, इसमें श्वास का यूज होता है। ठीक है सर। अब देखते हैं अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण क्या और महाप्राण क्या है, इसमें किस किस वर्णों का यूज होता है? तो अल्प प्राण में देखो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे ट्रिक बता रहा हूं वो देखो, 1 और 3 लिखा हुआ है। तो पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन, ये अल्प प्राण में यूज होती है। तो टोटल कितने हो गए ये? पहली, तीसरी, 5वीं लाइन हो गए टोटल 15। 10 स्वर का यूज होता है इसमें। इसमें भाई री का यूज नहीं होता, ये याद रखना, इसमें री का यूज नहीं होता। 4 अंतस्थ का यूज होता है, य, र, ल, व। 4 अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, 4। एक डे का यूज होता है। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक है ये, इसमें डे का यूज होता है। कहीं पर आपको 11 स्वर मिलेंगे, 11 नहीं है, री नहीं है इसमें, इसमें डे है। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 30। तो अल्पप्राण कितने वर्ड है अल्पप्राण में? 30। महाप्राण, अल्पप्राण जो आसानी से बोले जा सके, महाप्राण जो थोड़ी कठिनाई से बोले जा। अल्प, अल्प यानी आसानी, और महाप्राण थोड़ी कठिनाई से। तो महाप्राण में कौन सी लाइन बची? दूसरी और चौथी। तो ये कितने हुए आपके? 10। और 3 ये तय, तय, तय और आपका अड़ है। तो इसके टोटल वर्ड हुए 10, 15। इसके हुए 15। किसी किसी बुक में 14 मिलेंगे जिसमें कि डह अडह को नहीं जोड़ा गया। तो इसके हुए टोटल 15। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए। स्पर्श व्यंजन ये हो गए 25। ऊष्म व्यंजन कितने हुए? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये हो गए 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? ये रह को मिला के ये हो गए 4। टोटल कितने हो गए? टोटल हुए 33। तो मूल व्यंजन, अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन या परंपरागत व्यंजन कितने हैं? तो 33। ये आपके स्टार्ट होते हैं कैसे लेके है तक। कैसे लेके है तक देखो, कैसे लेके है तक, ये देखो आपका कैसे लेके और है तक। कैसे लेके है तक। तो अब देखो जी, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ 4, टोटल हुए 33। अगर परीक्षा हॉल में आपसे पूछता है कि मूल व्यंजन कितने हैं या परंपरागत व्यंजन कितने हैं, तो आंसर लगाना है आपको 33। तो सर कुल व्यंजन कितने हैं फिर, वो भी देखो, ये आपके 33 हुए। इसमें आपके संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या है 4। ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन डे और अड है जिनकी संख्या है 2।
तो टोटल कितने हुए? 39। टोटल हुए आपके 39। अब देखो सर, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने हुए? 39। लेकिन कहीं कहीं 41 लिखा मिलेगा। वो क्यों मिलेगा 41? तो कहीं कहीं क्या मिलेगा लिखा हुआ? 41। तो 41 माने या 39 माने? तो 41 कहाँ है? जहां पर 11 स्वरों को जोड़ा गया, यानी दो अयोग वहां नहीं जोड़े गए, तो वहां 41 मानते हैं। और अगर 13 स्वर जोड़ दिए हमने, अगर 13 अयोग वहां को भी जोड़ दिया, तो भी इनका योग 52 और इनका भी 52 बैठ रहा है। तो कंफ्यूजन ये रहता है 39 लगाए या 41 लगाए। तो हर बुक में अलग है, लेकिन पेपर में कभी एग्जाम में ऐसा नहीं आनेगा कि 39 और 41 एक साथ आ जाए। तो अयोग वहां ए और ये अयोग वहां अनुस्वर और विसर्ग। तो कुल व्यंजन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लगेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन एक बार एक ही क्वेश्चन में नहीं आने के। तो समझ में आ गया? तो कुल व्यंजन 39 भी बोल सकते हैं, 41 भी। मैंने समझा दिया क्यों। अच्छा जी, एक होता है आपका दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से है? तो दंतोष्ठ्य व्यंजन है व और फ। व और फ। फ कौन सा? नुक्ते वाला फ। दूसरा कंठोष्ठीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो कंठोष्ठीय आपके वो और आओ। इसको याद करने का ट्रिक भी, और मूल रूप से ये कैसे, इसको क्या कहेंगे हम? ए और ऊ। ए कौन से, शायद एक चीज भूल गए हम पीछे। कोई बात नहीं, ए और ऊ। तो ए कौन सी लाइन में था? कै वर्ग में, कंठ में ए था, कंठ। और ऊ कौन से में है? ओष्ठ में। ये मैं दोबारा लिख दूंगा नीचे, वो है ओष्ठ में। तो मिलके क्या बना? कंठ ओष्ठ्य। क्या बना? कंठ ओष्ठ्य। मूल रूप तो ये है इनका। लेकिन सर ट्रिक देखो, अगर कभी पेपर में मुझे निम्न में कौन सा कंठ ओष्ठ्य है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ। तो दोनों ओ कंठ ओष्ठ्य है। ठीक है। एक होता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, अभी मैंने बताया था अर्ध स्वर को या तो यह लिख लो या कंठ तालव्य ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन देखो कौन कौन से है इसमें, ए और ऐ। इसको कैसे? ए और ई। तो ए, ए कहां से बोलता है? ए बोलता है आपके कंठ से। ए बोला आपके कंठ से। और ई कहां से बोला? ई बोला आपके तालवे से। तो इसका मिलके क्या बना? कंठ तालवे। ये क्या है? कंठ तालवे। ऐसे याद कर लो या ट्रिक से। कंठ बोले, जब कंठ तालवे ए, जब बोला ए तो ये भी ए और बड़ा ए भी, तो दोनों आ गए। जैसे कंठ ओष्ठ्य में ओ और ओ दोनों आ गए। ठीक है जी। एक बार केवल पूरा स्पर्श व्यंजन दोबारा देखते हैं। कचट तप, कै, कै, गे, घे, अंग, च, छ, जय, जय, ई है, कै, है,
डे अणे ते थे दे दे और ने पे फे बे भे और मैं। ये मैंने बताया था आपको के टी एम डी ओ कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। के से कंठ तालव्य एम से मूर्धन्य दंत और ओष्ठ लिख रहा हूं। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अब इनमें नीचे लिखे थे मैंने 4 अंतस्थ, 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? ये रे ले और वे। 4 लिखे थे ऊष्म व्यंजन, से 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 और है। तो इनके एडवांस भी यानी इनको भी पूछ लेता है कि इसका उच्चारण स्थान कहां पर है। तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा और बेसिक भी। देखो यहां तो ए आ है और विसर्ग। 2018 ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में केवल ये पूछ लिया गया था कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो कौन सा? कंठ है। अधिकतर यूपी पुलिस में भी इन्हीं में से पूछा जाता है। च वर्ग में, च वर्ग में कौन सा आएगी? तो च से याद रखो चाचा, चाचा की लड़की का नाम है यसी। क्या? च से चाचा, चाचा की लड़की का नाम है यसी। यह ई ई क्या है? यसी। टै, टै वर्ग में देखो ठै, ठै कौन? ऋषि मुनि, एक तरह से पेट से निकला रहता है ठै की तरह। किसका? ऋषि मुनियों का। किसका? ऋषि मुनियों की बात करो। तो इसमें री रह तो आए गई और से जी। अब टै वर्ग में देखो, जब बच्चों की छोटों की लड़ाई होती है तो बोलते हैं ले सवरे के तख्ती, तैसे तख्ती। तो कहते हैं ले सवरे के जबड़े पे, जबड़े पे मार। तो ले से उज्जय। अब जबड़ा क्यों कहा हमने? क्योंकि वहां पे नुक्ता वाला जबड़ा जय ये यूज होगा। ठीक है। अब पै वर्ग में ऊ और ऊ, ये है एडवांस। यूपी पुलिस में ये है। अब कंफ्यूजन क्या? अब कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है? ये से, ये से, ये से, तीनों से क्या क्या बताए, किस किस का कौन सा उच्चारण स्थान। तो अब आसानी होगी बताने। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको दंत ओष्ठ्य, दंत ओष्ठ्य, दंत ओष्ठ्य में क्या है? वै और फै, नुक्ते वाला फै। वै और फै, वै और फै, नुक्ते वाला फै आएगा। लेकिन बुक में क्या दे रखा है हमारी? फै, जो कि बिल्कुल गलत है। फै कौन सा आएगा? नुक्ते वाला फै। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अली जीवा, कुछ वर्ण है अली जीवा या जीवा मूल्य? अली जीवा या जीवा मूल्य, ये कौन कौन से वर्ण है? ये आपके थग जक, थग चक, नुक्ते वाले। इन्हें अली जीवा या जीवा मूल्य क्यों बोला गया? जीवा जमा मूल्य, जीवा का मतलब जीव और मूल्य का मतलब जो बिल्कुल गहराई से जीव के मूल से निकलता हो जो वर्ड। तो जैसे हम बोलते हैं ख, तो जीव के मूल से निकलता है। ग, ज्य, कै।
तो ये जीव, आप बोलो गे, तो जीव के मूल से निकलेगा ये, तो इन्हें बोला गया जीवा मूल्य या अलिजीवा। एक है आपका रे, इसको बोला गया परकंपित वर्ण, परकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण। ये क्यों बोला गया? लुंठित इसलिए बोला गया कि जीभ घूम जाती है इसमें, जब रे बोलते हैं तो जीभ थोड़ा घूम जाती है। और प्रकंपित इसलिए बोला है, प्र जमा कंपित, कंपित यानी पर मतलब बार बार कंपन होना, तो जब हम रे तो बार बार कंपन, कई कंपन में रे बोलता है, तो इसलिए प्रकंपित वर्ण बोला गया रे को। एक आपका लय, लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक वर्ण। क्यों? क्योंकि जब लय बोलते हैं तो ये जीभ मसूड़ों को, पार्श्व, पार्श्व यानी पीछे मसूड़ों को टच करती है। जब हम लय बोलेंगे तो ये पार्श्व व्यंजन बोला जाता है, तो लय मसूड़ों को टच करती है, इसलिए इसे पार्श्व व्यंजन बोला गया। दंतमूल व्यंजन कौन से है? दंतमूल व्यंजन या वर्ण, दंतमूल नल, रस, जय, ये 5, नल रस जय, ऐसे याद रखना है आपको, नल रस जय। दंतमूल व्यंजन नल रस जय, न ले रे से जय, नल रस जय। एक होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी से है, लेकिन ये है आपके स्पर्श संघर्षी, जो च वर्ग की लाइन है, च वर्ग की, च, छ, ज और आपका झ और आपका ई है। तो किसी बुक में आपका ई भी दे रखा है इसमें, लेकिन इसमें ई काउंट नहीं होता, इसमें ये 4 काउंट है। तो स्पर्श संघर्षी कौन से? च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ वर्डों को मैं आधे कर रहा हूँ हलंत लगा के, जैसे मैंने है के नीचे क्या हलंत लगा दिया, तो इसमें से श्वर तो निकल ही गया अलग। जैसे कि हलंत लगाने के बाद ये कंडीशन है इसकी, ये मिट, ये, लेकिन हलंत कहां पर लगता है, कितने वर्णों के नीचे लगता है, ये पूरी डिटेल में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कुल व्यंजन, या हम इनको मूल व्यंजन बोले तो ज्यादा सही रहेगा। मूल व्यंजन की संख्या 33 है, जिनमें 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें हलंत लगता ही नहीं है। जैसे फ और कै, ये आपकी खड़ी पाई, अगर खड़ी पाई से आगे कोई निकल रहा है तो उसके पर काट दिए, यानी खड़ी पाई से आगे अगर ये निकल रहा है तो इसके पर काट दिए, तो ये आगे इसमें हलंत नहीं लगेगा, खड़ी पाई से आगे ऐसा हो जाएगा। ऐसी कै, तो कुल ये 2 वर्ण ऐसे हैं, 9 वर्ण ऐसे हैं, देखो 9 वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे हलंत लगता है। जैसे आपके फिर से लिख रहा हूं, कै, कै, गे, गे, अंगा, कचट, तप। देखो च, छ, ज, झ, सॉरी ये यहाँ पे वो भी लिखा जाएगा कै, क्या आएगा यहाँ पे, कै भी आएगा। एक बार मैं इसे क्लीन कर दूं, कै, खे, गे, घे, ई है। हम लिखेंगे इसे कचट तप के रूप में, कचट तप। च, छ, ज, झ, ई है। ये अंगा है या ई है?
टे, थे, डे, ढे, यहाँ लिख लो, अणे, ते, थे, दे, धे, उन्ने, पे, फे, बे, भे और मैं। एक चीज और बताओ, सिरोरेखा कभी भी गुंडली वाले वर्ण के ऊपर नहीं खींचती। जैसे कि आपका देखो ये ध है, तो ध के खड़ी पाई पर रेखा खींचेगी सिरोरेखा, इसके ऊपर नहीं आएगी। आपका भय है, यहां रेखा खींचेगी सिरोरेखा खड़ी पाइप के ऊपर, ठीक। आपका थे है, यहां पर खींचेगी, गोल गुंडली के ऊपर सिरोरेखा नहीं आती, ठीक। तो दो वर्ण थे आपके कै और फे, 9 वर्ण है आपके। देखो जिनमें खड़ी पाई नहीं है, जिनमें इसमें खड़ी पाई है, इसमें खड़ी पाई है, इसमें 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 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। अंगा, 6 6, टे, ठे, ठे में नहीं है, डे में नहीं है, ढे में नहीं है, डे में नहीं है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 6 6 6 6 और भी आपके जैसे रे है, एक और बच गया कोई सा, चलो जो भी है। तो इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, इन्हें आधा करने के लिए इनके नीचे हलंत लगता है। तो ये 9 वर्ण है, बचे आपके 22 वर्ण। तो 22 वर्ण का क्या होता है, जैसे मैंने लिखा गे, तो इसको हम ऐसे आधा लिख देंगे जो खड़ी पाई के है। जैसे मैंने लिखा, आपका कुछ भी ले लो, इसमें जय ले लो, जय, तो इसको ऐसा लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा चे, तो चे का ऐसे आधा लिख देंगे। तो आधा करने का तरीका है, इन 9 वर्णों में हलंत लगता है और इन 2 में आगे से काट दिए जाते हैं और 22 में आधे कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला लगभग कंप्लीट है। थोड़ा शब्दकोश देखते हैं, हिंदी डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी के रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं कि डिक्शनरी क्रम अनुसार जमाइए, तो हिंदी डिक्शनरी देखो, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला अक्षर क्या है आपका, अनुस्वर, चंद्रबिंदु, विसर्ग, लिखे ए और औ। तो ये हिंदी शब्दकोश है। जैसे कि अब इसका यूज कहाँ होगा, कभी पूछता है कि ए के पहले हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या आता है, तो विसर्ग। इसका यूज देखो, जैसे कहीं लिखा है श्रीमती, अच्छा इससे पहले मैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन, जो 4 संयुक्त व्यंजन है वो नहीं बताए, वो बता दूं इससे पहले। संयुक्त व्यंजन है आपके 4 संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब 2 व्यंजन के मेल से जो बने हो, जैसे आपका रे, ये और से। तो ये किससे मिलके बनता है, आधा कै और कै से। ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें कम से कम, इसमें कम से कम इनमें संयुक्त व्यंजन में कम से कम 2 व्यंजन और एक
स्वर होता है। तो 6 को ऐसे भी कै, आधा कै और से ऐसे भी लिख सकते हैं, या और डिटेल में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी, सै को भी तोड़ दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसको तय और रह ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ये और ये, इसको तय, आधा रह और ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको तय और रह। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन। एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी वर्णमाला में कै के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो हमेशा देखो, कै के बाद जैसे ये है आपका कै, खे, गे, तो कै के बाद त्रै आता है, ये 6। तो कै के बाद 6, तय के बाद त्रै, जय के बाद गे और सै के बाद स्रै, कै के बाद 6। तो कभी भी मुझे कै के बाद क्या आता है 6, तय के बाद त्रै, जय के बाद गे, सै के बाद स्रै। ठीक, ठीक है। अब श्रीमती, तो एक संधि विच्छेद होता है, एक होता है वर्ण विच्छेद। तो आजकल वर्ण विच्छेद बहुत आ रहा है पेपर में। तो वर्ण विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो सै का सै रे, क्योंकि भाई देखो ये तो पहले तो यही है रे, फिर ई की मात्रा, फिर ई की मात्रा बड़ी छोटी बड़ी, फिर जैसे श्रीमती और श्रीमान दे दिया। और पूछ रहा भाई हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहले क्रम पर कौन सा आएगा। तो सै रै ई, अब क्या आया आपका मैं के नीचे हलन ए लिया, फिर क्या आया आपका, यहां पे लिख रहा हूं मैं तय, तय के नीचे हलन और बड़ी, ये आया। अब श्रीमान का कैसे बनेगा, तय, रै के नीचे हलंत, मैं, भाई ई, अभी क्या बचा, ये ई की मात्रा बच रही है तो ये भी लिखनी पड़ेगी ई, फिर क्या आया मैं के नीचे हलंत, यहां पे एन नहीं है आ, डबल स्वर नहीं लिखे जा सकते तो बड़ा वाला लिखना होता है आ जमा न, और न के हलन और ए। तो देखो अब सै रै तक सैम है, बड़ी ई तक सैम है, मैं तक सैम है, ए और आ। तो पहले नंबर पे ये आया, दूसरे नंबर पर ये आया। और देखो ककड़ी, क्या, कंकड़, इसका वर्ण विच्छेद, यहां से बहुत चीज सीखने को मिलेगी। जैसे कै, आधा कै, ए, फिर कै, आधा कै, ए, डे और बड़ी ई। अब इसके नीचे हमने हलंत तो नहीं लगाया, हलंत इसलिए नहीं लगता, किसी भी अक्षर पर डबल मात्रा नहीं चढ़ सकती। मैं बोलूं ऐसा लिखूं नहीं चलेगा, तो इसी तरह किसी भी अक्षर पर डबल मात्रा नहीं चढ़ सकती, तो ये गलत है, इसीलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। क्या मैं, क्या क्या मैं, आधा कै तो खुद ही है पहले, तो वो तो छेड़ना ही नहीं, वो तो खुद आता है पहले कै, फिर यह को आधा करा और बाद में आया आ।
कंकड़, कंकड़ में कै, यहाँ अंक की बिंदी है जिसे अनुस्वर बोलते हैं, तो यहाँ पे अनुस्वर लिखा जाएगा, अनुस्वर। फिर कै, फिर ये डे, ठीक। और इसके बाद में क्या, ठीक है, ए लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं शब्दकोश के हिसाब से। ये तो सेम है, पहले नंबर पे कौन सा आया, ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। मात्रा तो आएगी, डे के बाद ई, ये नहीं होता तो ए आता, जैसे यहां पर आया। तो पहले पर ये आया ए अनुस्वर, दूसरे पे ए और तीसरे पे ये, ठीक। और देखो, जैसे कक्षा, कखा, कगा। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, कै के नीचे हलन है, भाई दे दिया कि इनको शब्दकोश के अनुसार रखिए। 6 कै, तै और आ। कखा का वर्ण विच्छेद, कै, ए आया, खे, खे के नीचे हलन और आ। कगा का, कै के नीचे हलन, ए आया, गे, कै के नीचे हलन और आ आया, ठीक। अब देखते हैं, कै सेम है, तो कै खे गे, कै खे गे, तो ये सही लिखे हुए, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये आपके टोटल वोविल्स और टोटल कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, टोटल वर्णमाला आपकी कंप्लीट है 2 वीडियो में। पिछली वीडियो को जरूर देखना जब ये समझ में आएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।